हेलो एवरीवन, वेलकम बैक SRJ स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 8th का साइंस चैप्टर नंबर 6 है कोशिका से अंग तंत्र तक। तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। जो भी यहाँ प्रश्न कराए जाएंगे अपनी कॉपी में आप नोट करते हुए आगे बढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा और जो यहाँ पे समझाएगा उसको भी अपने दिमाग में नोट करते हुए आगे बढ़िएगा। ये सिर्फ आपके क्लास एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, एज वेल एज़ ये आपके किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप भविष्य में करना चाहते हैं इन फ्यूचर, तो उसके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो भी चीज़ें यहाँ बताई जाती है उनको आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा और नोट भी कर लीजिएगा। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभ्यास प्रश्न का पहला प्रश्न है कोशिका से अंग तंत्र तक, जो कि आपके चैप्टर का नाम है। और अभ्यास प्रश्न का एक प्रश्न नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में सही विकल्प चुनकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। पहला यहाँ पे विकल्प दिया गया है दोस्तों, एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है मनुष्य, दूसरा है हाथी, तीसरा है अमीबा और चौथा है बरगद। दोस्तों, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो एक कोशिकीय होते हैं, जो कुछ ऐसे जीव होते हैं जो बहुकोशिकीय होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उसका यहाँ पे जो चार ऑप्शन है, चारों में से एक ही ऐसा जीव है जो एक कोशिका का है, तो उसको आपको बताना होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 द राइट आंसर। एक कोशिका जीव का उदाहरण क्या है दोस्तों? अमीबा। उसका नाम क्या होता है? अमीबा। तो दोस्तों, एक चीज़ और आप सुन लीजिएगा, जो पेचिस होता है ना, पेचिस, ये किस जीवाणु के कारण होता है? तो एंट अमीबा के कारण। एंट अमीबा के कारण ये जीवाणु, इसकी वजह से ये आपका पेचिस पड़ती है। ठीक है, पेचिस वाला रोग किसकी वजह होता है? एंट अमीबा नामक जीवाणु के कारण होता है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए जो पेचिस होता है वो किस जीवाणु की वजह से होता है, तो आप बताएंगे एंट अमीबा नामक जीवाणु के कारण होता है। और इस प्रकार से आप देखते हैं मनुष्य आपका बहुकोशिकीय होता है, हाथी भी बहुकोशिकीय है। यदि एक प्रश्न आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा कोशिका किस चीज़ जंतु का होता है, तो आप बताएंगे जो शुतुरमुर्ग होता है ना दोस्तों, शुतुरमुर्ग, उसके अंडे का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ी कोशिका उसके अंदर पाई जाती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, ये ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर खा है, पादप कोशिका की प्रमुख विशेषता है। जो दोस्तों पादप कोशिका होती है उनकी प्रमुख विशेषता क्या होती है, इसके बारे में आपको बताना है। पहला ऑप्शन इस पे दे रखा है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, हरित लवक पाए जाते हैं, बड़ी रिक्तका पाई जाती है, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, जो पादप कोशिका होते हैं उसमें क्या पाया जाता है? कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो कि सेलुलोज की बनी होती है। इंपॉर्टेंट है, किस चीज़ की बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। और ये कोशिका भित्ति सिर्फ पादप में पाई जाती है और जंतुओं में नहीं पाई जाती है। तो कभी आपको जंतु और पादप में अंतर पूछता है तो आप बताएंगे जो पादप होते हैं जैसे पेड़ पौधे हैं, इनके अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जीव जंतु जो होते हैं उनके अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। एज वेल एज आप देखेंगे इसमें जो कोशिका भित्ति कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो आप ये भी ध्यान में रखेंगे जो कोशिका भित्ति होती है दोस्तों वो हमारी सेलुलोज की बनी होती है। हरित लवक पाए जाते हैं, यानी जो आप देखते होंगे पत्तियाँ क्लोरोफिल के कारण हरे रंग की दिखाई देती हैं, तो इसमें हरित लवक एक वर्णक होता है, इसमें जो पादप होते हैं उसमें उपस्थित होता है, जिसके कारण क्या होती हैं, ये इनकी पत्तियां जो होती हैं क्लोरोफिल के कारण जो इनकी पत्तियां होती हैं हरी दिखाई देती हैं, और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन बनाते हैं पेड़ पौधे। ठीक है, इसलिए ये स्वपोषी कहलाते हैं। जो जंतु अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। जो जंतु एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं उसे हम परपोषी कहते हैं। जैसे कि मनुष्य पेड़ पौधों के ऊपर यानी कि खाद्यान्न के ऊपर निर्भर है, इसलिए मनुष्य क्या है? परपोषी है। जबकि पेड़ पौधे स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से क्रिया करके ये लोग अपना भोजन बनाते हैं, जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं। और ग्लूकोज के बाद ये अपना हमें एक प्राणवायु ऑक्सीजन निकालते हैं, जिसको हम O2 गैस बोलते हैं, यानी कि ऑक्सीजन कहते हैं। ठीक है, तो आपने इतनी चीज़ें समझी इस प्रश्न से। आगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर गा, कोशिका का ऊर्जा ग्रह
कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा है, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फिलहाल। तो हरित लवक आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। ये कहाँ पे पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया है, रिक्तिका है या राइबोसोम है? तो दोस्तों जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है। जिस प्रकार से एक भवन का निर्माण होता है तो उसमें ईंट सबसे छोटी इकाई होती है, उसी प्रकार से कोशिका जो होती है दोस्तों, वो भी हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। इस प्रकार से कोशिका का संरचना होती है, आप देखते होंगे, ठीक है। ये कोशिका का इस प्रकार से कई कोशिका मिलकर ऊतक बनाते हैं। ऊतक इसी प्रकार से हमारे अंग तंत्र से पूरे हमारे शरीर का निर्माण होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, वो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? वो कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहलाता है। एक चीज़ और होता है, इसी में श्वसन क्रिया होती है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसी के अंदर श्वसन क्रिया भी होती है। कोशिका के अंदर श्वसन क्रिया किस में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है ऑक्सिन क्या है? दोस्तों ऑक्सिन क्या होता है? पहला ऑप्शन है यहाँ पे जंतु हार्मोन्स है, औषधि है, उत्सर्जी पदार्थ है या पादप हार्मोन्स है। तो दोस्तों जो ऑक्सिन होता है ना, एक पादप हार्मोन्स होता है। जैसे कि हम मनुष्य में भी पाए जाते हैं हार्मोन्स अलग अलग तरीके के। महिलाओं में अलग हार्मोन्स है, पुरुषों में अलग हार्मोन्स है। हार्मोन्स की वजह से जो हमारी दाढ़ी मूछें होती हैं, बाल होते हैं, इनका जो अगर हमारे शरीर में एक्सेस मात्रा में ज़्यादा मात्रा में होती है तो कई लोग कहते हैं ना कि हमारे हार्मोन्स में कमी है तो हमें दाढ़ी मूछें बहुत कम आती हैं। इस प्रकार से ये हार्मोन्स इसी प्रकार से जैसे जंतुओं में वो पाया जाता है, उसी प्रकार से आप देखते होंगे पेड़ पौधों में पाया जाता है। तो जो ऑक्सिन नाम का हार्मोन्स यहाँ पे है, ये क्या है? पादप हार्मोन्स कहलाता है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन्स उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे या केमिकल का बात कर ले या फल पकाने के लिए किस चीज़ का हम इस्तेमाल करते हैं, इस प्रकार से प्रश्न हो सकता है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखेंगे। फलों को पकाने के लिए किस हार्मोन्स का उपयोग करते हैं? पहला ऑप्शन है ऑक्सिन का, दूसरा है एब्सिसिक अम्ल का, या तीसरा है एथिलीन का या साइटोकाइनिन का। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा एथिलीन। एथिलीन का हम उपयोग करते हैं जिसको हम कार्बाइड भी बोलते हैं। तो कार्बाइड का इस्तेमाल और भी जगह होता है, जैसे फलों पकाने के लिए भी कार्बाइड का इस्तेमाल करते हैं, या हम साइंस की लैंग्वेज में इसको कहते हैं एथिलीन। एज वेल एज अगर आप देखते होंगे तो कार्बाइड का इस्तेमाल जो होता है हम देखते हैं गैसों में, जो हमारे जो वेल्डिंग गैस होती है, वेल्डिंग करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है कार्बाइड का। यही कार्बाइड जो होता है फलों को पकाने के लिए इस्तेमाल भी किया जाता है, या हम कह सकते हैं एथिलीन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर सेकंड है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है यहाँ पे। तो इसमें पूछा जा रहा है कि पहला वाक्य यहाँ पे दे रखा है जंतुओं में हार्मोन्स खाली स्थान द्वारा स्रावित होता है। जो जंतु होता है दोस्तों, उनके अंदर जो हार्मोन्स होता है वो किसके द्वारा स्रावित होता है? आपको ये लिखना है खाली स्थान में, यानी यहाँ पे जो रिक्त स्थान है उस स्थान में भरेंगे हम लोग। यहाँ पे लिखेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा। तो दोस्तों अगर हम ग्रंथि की बात करते हैं तो हमारी 3 प्रकार की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। कितनी प्रकार की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं? 3 प्रकार की, ठीक है। पहली प्रकार की अगर बात करते हैं तो हमारी बाह्यस्रावी ग्रंथि होगी, दूसरी अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाएगी, और तीसरी हो जाएगी मिश्रित ग्लैंड यानी कि मिश्रित ग्रंथि, यानी जिसमें जो अंतःस्रावी हो और बाह्यस्रावी। एक ही ऐसा ग्रंथि है जो आपकी अमाशय जो आपकी ग्रंथि होती है, अग्नाशय जो ग्रंथि है, अग्नाशय आपकी दो मिश्रित ग्लैंड है, वो मतलब कि अंतःस्रावी भी और बाह्यस्रावी है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे जो ग्रंथियाँ होती हैं 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है? अंतःस्रावी, बाह्यस्रावी और आपकी मिश्रित ग्रंथि पाई जाती है। आपकी सबसे करो या मरो जो ग्रंथि होती है, एड्रिनल नाम की ग्रंथि होती है, करो या मरो। अगर आपसे पूछा जाता है करो या मरो नामक की ग्रंथि जो है वो कौन सी है, तो आप बताएंगे एड्रिनल नामक की जो ग्रंथि है वो आपकी करो या मरो ग्रंथि कहलाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कोशिका सजीवों की खाली स्थान इकाई है। तो दोस्तों अगर आप कोशिका का आपको किसी ने परिचय पूछा यानी परिभाषा पूछी तब क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे यहाँ पे खाली स्थान में लिख देंगे, कोशिका जो होती है सजीवों की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। क्या होती है? रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। और ये हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका की बात करते हैं तो हमारी पीयूष ग्रंथि होती है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी कोशिका हमारे शरीर की तंत्रिका तंत्र कहलाती है।
जिब्रेलिन, जिब्रेलिन क्या है दोस्तों? खालिस्तान था। ऊतकों की लंबाई की वृद्धि में सहायक होता है। जो जिब्रेलिन होता है दोस्तों, ये क्या है? जो हमारे ऊतक होते हैं, ऊतकों की ऊतक पौधों की जो ऊतक पौधे होते हैं, पौधों की जो ऊतक होते हैं, इनकी लंबाई की वृद्धि में सहायक होता है जिब्रेलिन। कई बार एग्जाम में पूछा गया है जिब्रेलिन के बारे में। पौधों में लंबाई में वृद्धि में सहायक कौन सा ऊतक होता है? तो आप बताएंगे जिब्रेलिन नामक का ऊतक होता है। अगला प्रश्न है, शरीर के बाह्य सुरक्षात्मक आवरण बनाने में खालिस्तान नामक ऊतक सहायता करते हैं। तो जो हमारे शरीर के बाहरी आवरण होता है, सुरक्षात्मक आवरण होता है, उसको कौन बनाने के लिए सहायक होता है दोस्तों? तो उसके लिए कौन सा ऊतक है? तो उसका नाम है दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे एपिथीलियम। एपिथीलियम नामक का ऊतक होता है जो हमारे इस सुरक्षा आवरण बनाने में सहायक होता है, जो हमारे शरीर के बाह्य सुरक्षा आवरण होता है, उसके लिए एपिथेलियम नामक का ऊतक सहायक होता है। अगला प्रश्न है, समान रचना एवं कार्य वाली कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? समान रचना एवं कार्य वाली जो कोशिका होती है, उसके समूह को यानी कई कोशिकाएं मिलकर हमारा क्या बनाती है दोस्तों? एक तरीके से कह सकते हैं ऊतक बनाते हैं। ठीक है, कई कोशिकाओं का समूह जो होता है, हमारी ये कोशिका इस प्रकार से होती है। आपने देखा, हमने बता ही दिया। ठीक है, इस प्रकार से कोशिका बनती है और इस प्रकार से कई कोशिकाएं मिलकर के क्या बनाती हैं? हमारे ऊतक बनाते हैं। इसको भी ध्यान में आप रखेंगे। सबको मिलाते चले जाइए, इस प्रकार से जो मैच मिलता जाएगा वो सब हमारे क्या होंगे? कोशिका होंगे। ठीक, कई कोशिकाएं इस प्रकार से मिल करके आपकी क्या बनाती हैं? ऊतक बनाती हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर 3 है। इसमें पूछा रहा है कि निम्नलिखित के सही जोड़े बनाएं। यहाँ पे सही जोड़े यानी मिलान करना है आपको। खंड आ को खंड बा से, तो खंड आ में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे दे रखा है जड़ों के शीर्ष कलिकाओं में वृद्धि। ये क्या कहलाता है? प्रतिभाजी ऊतक कहलाता है। किसकी वजह से होता है? प्रतिभाजी ऊतक की वजह से होता है। मक्खी है, मक्खी दोस्तों क्या है? एक बहुकोशिकीय जीव है। तंत्रिका ऊतक क्या है? संदेशों का संवहन करता है। संवहन ऊतक क्या है? जाइलम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले पॉइंट हमारा जो है यहाँ पे, जड़ों की शीर्ष कलाओं में वृद्धि जो होती है वो किसकी वजह से होती है? प्रतिभाजी ऊतक की वजह से होती है। दूसरा है, जो मक्खी होती है एक बहुकोशिकीय जीव है। तंत्रिका ऊतक जो होता है हमारा, जो तंत्रिका तंत्र होता है दोस्तों, इसी के माध्यम से जितनी भी संदेश होते हैं ना, जैसे कि हमको अगर भूख लगे, जैसे कि कोई अगर हमारे शरीर के बाहरी वातावरण में जैसे कि कोई अगर निकोट रहा है या कोई चुभन कर रहा है या गर्म हो चीज़ महसूस हो रही है, ठंडा चीज़ महसूस हो रही है, तो ये हमारे माइंड तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? ये हमारे तंत्रिका तंत्र जो होते हैं, तंत्रिका ऊतक होते हैं दोस्तों, यही क्या करते हैं? और उनका कार्य क्या होता है? संदेश को हमारे शरीर से हमारे मस्तिष्क तक पहुँचाने का कार्य किसका होता है? ये हमारा तंत्रिका ऊतक का होता है। और इसमें लास्ट है जो घ वाला प्रश्न है, संवहन ऊतक होता है। यानी कि संवहन ऊतक है आपका, यहाँ पे किस चीज़ का संवहन ये नहीं बताया है, लेकिन आप ध्यान में रखेंगे 2 पॉइंट होगा आपका। एक होता है जाइलम, ठीक है, जाइलम एक होता है। अगला पॉइंट हमारा होता है फ्लोएम। यानी जाइलम और फ्लोएम की अगर बात करते हैं तो जाइलम यानी जा से हमारा क्या बना? जल। अगर जल बनाते हैं तो जा से लिखते हैं, यानी जल का अगर संवहन करना है पेड़ पौधों में तो क्या किसका इस्तेमाल किया जाता है? जाइलम का प्रयोग होता है। जाइलम क्या करते हैं? जाइलम जलों का संवहन करते हैं। अगर फल यानी फूड, अगर हम फूड पढ़ते हैं तो एफ से फा बनता है, फूड से दोस्तों फा समझ लीजिएगा। तो फ्लोएम का कार्य क्या है? भोजन का, यानी फूड से क्या बना हमारा? हिंदी में बोलेंगे भोजन, और भोजन का संवहन करने का कार्य किसका होता है? फ्लोएम का होता है। तो इस प्रकार से अगर जाइलम शब्द आपको कहीं पे दिखाई दे या फ्लोएम शब्द आपको कहीं दिखाई दे तो आप जाइलम से समझेंगे जल का संवहन, और फूड से समझेंगे फ्लोएम, यानी फ्लोएम से समझेंगे आप फलों का यानी फूड का यानी भोजन का संवहन। तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आई होगी। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 है। इसमें क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से सही कथन के आगे सही तथा गलत के आगे गलत का निशान लगाना है। पहला कथन दे रखा है कि हृदय की मांसपेशियाँ निरंतर कार्य करती रहती हैं। बिल्कुल बात सही है। जो हमारा हार्ट होता है दोस्तों ने, ये 24/7 यानी कि 7 दिन 24 घंटा वर्क करती रहती हैं। इनका कभी भी रुकती नहीं है। अगर ये रुक गए, समझ लो कि इंसान भी रुक गया। तो इनका कार्य क्या होता है? इसकी जो मांसपेशियाँ होती है निरंतर कार्य करती रहती हैं, ये पंप करती रहती हैं
हृदय की मांसपेशियाँ एज वेल एज हमारा हार्ट भी 24/7 वर्क करता रहता है। साथ ही साथ जो हमारा अगर हार्ट की बात करते हैं, सॉरी हृदय की बात है, हृदय जो हमारा होता है, हृदय का कार्य क्या होता है, हमारे शरीर का अशुद्ध खून को पंप करना, यानी शुद्ध में जो हमारे शरीर का खून का शुद्ध करने का कार्य होता है किडनी का दोस्तों। तो किडनी से जो शुद्ध ब्लड आता है वो फिर जाता है हमारे हार्ट में। हार्ट क्या करता है, वो शुद्ध हवा, शुद्ध खून को हमारे पूरे बॉडी तक पहुंचाने का कार्य करता है। यानी इसका कार्य क्या है, हार्ट का कार्य क्या होता है, ब्लड को पंप करना, ब्लड को हमारे पूरे शरीर तक पहुँचाना और वहाँ पे ले आना, इसका ही कार्य है हृदय का। और हृदय में मनुष्य के 4 कोष्ठ होते हैं, ध्यान में रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया हृदय में, जैसे मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो 4 होते हैं, ठीक है। दाया अलिंद, बाया अलिंद, दाया निलय, बाया निलय, इस प्रकार से 4 नाम है। दाया निलय 2 होते हैं, 2 अलिंद होते हैं। आप ध्यान में रखेंगे कितने, 2 निलय होते हैं और 2 ही अलिंद होते हैं, ठीक है। 2 निलय 2 अलिंद ये इस प्रकार से होते हैं, आप इसको ध्यान में रखेंगे। और अगर हम बात करते हैं जो हमारे मेंढक होते हैं, जैसे कि जो हमारे उभयचर प्राणी होते हैं, तो उनके हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, उनके हृदय में मात्र 3 कोष्ठ होते हैं, ठीक है। 3 कोष्ठ होते हैं उनके हृदय में, आप ध्यान में रखेंगे 3 कोष्ठ उनके हृदय में सिर्फ होते हैं। तो आपसे अगर पूछा है मेंढक के हृदय में कितने कोष्ठ होंगे, तो आप बताएंगे, क्योंकि मेंढक उड़क का ज़्यादा पूछा था, तो 3 कोष्ठ होते हैं मेंढक के हृदय में, ठीक है। अगर बात करते हैं इसी प्रकार से मछली की, तो मछली के हृदय में 2 कोष्ठ होते हैं, कितने होते हैं, जलीय जीव को छोड़कर, जो स्तन जो जलीय जीव कह रहे हैं, जो स्तनपाई जो होते हैं, जैसे कि आपका ब्लू व्हेल है और डॉल्फिन मछली है, ये क्या होते हैं, दोनों स्तनपाई है और इनके ब्लू व्हेल में ये अपने बच्चों को दूध पिलाती है, तो इसलिए ये जो होगी ब्लू व्हेल के हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाएंगे। जबकि और जितने भी आपकी फिशेस हैं, ठीक है, जो फिश के प्राणियों में आते हैं, वो सब इसमें उसके हृदय में 2 कोष्ठ होंगे, ये भी ध्यान में रखेंगे। बढ़ते अगले प्रश्न की, अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट हमारा है फ्लोएम ऊतक जंतुओं में पाया जाता है। बिल्कुल बात गलत है, हमने बताया फ्लोएम और जाइलम 2 ऐसे शब्द थे, ये किस में पाए जाते हैं, पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। और क्या करते हैं, एक जल का संवहन करता है, दूसरा फूड का यानी भोजन का संवहन करता है। तो ये पूछा कि जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम ऊतक है, वो जंतुओं में पाया जाता है, ये बात बिल्कुल गलत है। इसके आगे हम क्या गलत का निशान लगा देंगे। अमीबा बहुकोश की है, ये बात भी बिल्कुल गलत है, आगे हमने पढ़ लिया था, पहला प्रश्न हमारा था अमीबा हमारा 1 कोश की है। एंट अमीबा के बारे में बता दिया। एंट अमीबा जो होता है वो पेचिस के लिए जो जीवाणु होता है, वो कौन सी जीवाणु होता है, एंट अमीबा होता है। सजीव कोशिका से बने होते हैं, जो सजीव होते हैं दोस्तों कोशिका से बने होते हैं, बिल्कुल बात सही है। जितने भी कोशिका सजीव हैं हमारी कोशिका से होती है, कोशिका से निर्माण होता है। हमारी जो कोशिका होती है वो हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, ठीक है। सभी कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, ये बात बिल्कुल गलत है। सभी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, जो पादप कोशिका होती है उनके अंदर ही कोशिका भित्ति पाई जाती है। जो पादप कोशिका यानी पेड़ पौधे की कोशिका होती है उन्हीं के अंदर हमारी कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतुओं के अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। प्रश्न नंबर 5 है कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान में रखेंगे, कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं। उत्तर में लिखेंगे जीव द्रव्य कला में कोशिकांग पाए जाते हैं। किसमें पाया जाता है दोस्तों, जो जीव द्रव्य होता है, जीव द्रव्य जो कला होता है, जीव द्रव्य कला होता है, उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, जीव द्रव्य कला के अंदर कोशिकांग पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 6 है प्रतिभाजी ऊतक की 2 विशेषताएं बताएं। ये कहाँ पाए जाते हैं। जो प्रतिभाजी ऊतक होते हैं दोस्तों, इनकी 2 विशेषताएं बतानी है और ये कहाँ पाए जाते हैं इसके बारे में भी लिखना है। तो उत्तर में लिखेंगे अभिभाजी ऊतक की कोशिकाएं विभोज्य ऊतक की कोशिकाएं समान व्यास वाली होती हैं, जिनका आकार आयताकार या बहुभुजी होता है। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है इन कोशिकाओं का केंद्रक बड़ा जीवद्रव्य सघन तथा इनमें रिक्तिका अनुपस्थित रहती है। उदाहरण के तौर पे हम प्याज देख सकते हैं। तो इनकी जो कोशिकाओं का केंद्रक होता है दोस्तों बड़ा होता है, जीवद्रव्य जो होते हैं सघन होते हैं तथा इनमें जो रिक्तिका पाई जाती है वो अनुपस्थित होती है। जैसे कि हम प्याज के तौर पे एक उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं। ये पौधों की रूपट टिप, शूट पिट टिप और कैबियम में पाए जाते हैं। जो ये पौधे की जो रूपट टिप होता है ना दोस्तों और शूट टिप होता है उसके और कैबियम होता है, कैबियम में ये पाए जाते हैं।
प्रश्न नंबर 7 है, किन्हीं दो अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम तथा उसके कार्य लिखें। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे, उत्तर में लिखेंगे। दो अंतःस्रावी ग्रंथियां निम्नलिखित हैं। पहला है पीयूष ग्रंथि, जिसको हम पिट्यूटरी ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, या हम इसको मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। ये हमारे शरीर में वृद्धि करता है और इसकी कमी से वृद्धि रुक जाती है। इसका कार्य क्या है दोस्तों, जो पीयूष ग्रंथि है ये अंतःस्रावी ग्रंथि है और ये हमारे शरीर में वृद्धि करता है और इसकी कमी से हमारे शरीर की वृद्धि रुक जाती है और इसको हम मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ये हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। सेकंड है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि का कार्य क्या दोस्तों, शरीर की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से घेघा नामक का रोग हो जाता है। जो थायराइड कमी तो दोस्तों होता है, इसमें कई प्रकार के T1 T2 T3 T4 इस प्रकार से कई थायराइड जो होते हैं ग्रंथियाँ होती हैं। थायराइड की बात अगर करते हैं तो ये हमारे शरीर के क्या करती हैं, उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है और इसके साथ ही इसकी कमी हो जाती है तो घेघा नाम का रोग हो जाता है, जो कि आयोडीन की कमी के कारण होता है, आपको पता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 है, पादप तथा जंतु कोशिका में अंतर लिखिए। पादप और जंतु कोशिका में अंतर लिखना है तो लिखेंगे, एक तरफ हम लिख लेंगे पादप और दूसरी तरफ लिखेंगे जंतु कोशिका। पादप कोशिका की बात करते हैं तो कोशिका भित्ति पाई जाती है, जैसा हमने पहले बता दिया था। जो पादप कोशिका होते हैं इनके अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है और जो कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी होती है, ये सेलुलोज की बनी होती है। अगर हम बात करते हैं जंतु कोशिका में, तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, यानी कि अनुपस्थित रहती है। पॉइंट नंबर 2 है, हरित लवक पाए जाते हैं, यानी कि जो हरित लवक जिसके कारण जो पेड़ पौधों की पत्तियाँ होती हैं हरी दिखाई जाती हैं, हरित लवक इसलिए पाए जाते हैं इसमें, और इसकी वजह से पेड़ पौधों की जो पत्तियाँ होती हैं वो हरी दिखाई देती हैं, जबकि जंतुओं में हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। पॉइंट नंबर 3 है, सेंट्रोसोम अनुपस्थित होते हैं। जो सेंट्रोसोम होते हैं दोस्तों इसमें पादप कोशिका में अनुपस्थित होते हैं, जबकि सेंट्रोसोम जो जंतु कोशिका होती है उपस्थित नहीं होते हैं। रिक्तिका बड़ी तथा संख्या में एक होती है। जो रिक्तिका होती है बड़ी होती है और संख्या में एक होती है, किसमें होती है, पादप कोशिका में बड़ी होती है। और हम अगर बात करते हैं जंतु कोशिका में तो रिक्तिका छोटी संख्या में अधिक होती है। यहाँ पे कई रिक्तिकाएँ होती हैं लेकिन संख्या इनकी बहुत अधिक होती है। अगला है केंद्रक होता है, परिधि की ओर हो सकता है। जो केंद्रक इसमें पाया जाता है पादप कोशिका में वो किसकी तरफ हो सकता है, परिधि की ओर हो सकता है। अधिकांशतः अगर जंतुओं में बात करते हैं तो अधिकांशतः जंतु कोशिका में केंद्रक मध्य में होता है। तो पेड़ पौधों का जो अगर हम इस प्रकार से कास्ट काट देखें तो ये हमारे परिधि के पास हो सकता है केंद्रक इस प्रकार से। लेकिन हम जंतु कोशिका का अगर हम वृत्त बनाएं फिगर, तो जंतु कोशिका में जो केंद्रक होता है अधिकांशतः देखेंगे तो सेंटर में ही पाया जाता है। ठीक है, केंद्रक। तो ये दोनों अंतर होते हैं। आपका पादप कोशिका में ये सर्कल के यानी कि जो परिधि होता है परिधि के पास हो सकता है, और परिधि का जो फार्मूला होता है 2πr होता है। ठीक है, ये अभी ध्यान में रखेंगे। अगर मैथ्स पढ़ रहे हैं तो 2πr परिधि का फार्मूला होता है, जिसको हम सरकमफ्रेंस कहते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, केवल चित्रों के माध्यम से रेखित तथा अरेखित पेशी ऊतक स्पष्ट कीजिए। रेखित और अरेखित ऊतक जो होते हैं पेशी ऊतक होते हैं उसके बारे में लिखना है। तो लिखेंगे दोस्तों, पहला पॉइंट रेखित में देखते हैं तो रेखित में दीर्घ बेलनाकार तथा अशाखित, यह देख पा रहे होंगे दीर्घ बेलनाकार और अशाखित होता है इसमें। जबकि आरेखित में देखते हैं तो आरेखित में क्या होता है, छोटी त्रुकाकार तथा नुकीली सिरे वाले होते हैं। बहुकेंद्रीय होते हैं, परिधीय केंद्रक होते हैं। बहुकेंद्रीय होती है परिधीय केंद्रक, मतलब कि जो हमने बता दिया जो इस प्रकार से होते हैं, परिधि के पास से इनका केंद्रक पाया जाता है। इसमें क्या होता है, एक केंद्रीय होता है तथा केंद्रक बीच में स्थापित है। गहरे तथा हल्के रंग की पट्टिकाएँ इसमें पाई जाती हैं, इसमें पट्टिकाएँ नहीं पाई जाती हैं। ऐच्छिक संकुचन तेज़ी से थोड़े समय के लिए जल्दी थकान महसूस कराती हैं। जो ऐच्छिक संकुचन होता है तेज़ी से होती हैं और थोड़े समय के लिए हमें जल्दी थकान महसूस कराती हैं, जबकि संकुचन धीरे धीरे होता है इसमें अरेखित में, परंतु लंबे काल तक एवं पेशियों को थकान का अनुभव नहीं होता है। कंकाल से जुड़ी होती हैं जैसे सिर, हाथ, पैर, जीभ, ये सब हमारे क्या हैं, रेखित पेशियाँ हैं। जैसे कि हमारा ये सब हमारी कंकाल से जुड़ी होती हैं। जैसे कि तौर पे हम देखते हैं जो हमारा सिर है, हाथ है, पैर है, जीभ है, ये सब क्या है, हमारी रेखित पेशियाँ हैं। अगर हम बात करते हैं जो अरेखित है, ये शरीर के अंगों की दीवारों में पाई जाती हैं। जो हमारे शरीर के अंग की दीवारें होती हैं उसमें पाई जाती हैं, जैसे अपना हार्ट देख लिया। ठीक है, इस प्रकार से इसका फिगर यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोनों का।
प्रश्न नंबर 10 है, पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। अपनी बुक से तो देख लीजिएगा और इस प्रकार से पादप कोशिका का जो नामांकित चित्र है उसको बना लीजिएगा। ठीक है, इसमें राइसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, कृतिका और परमेबल झिल्ली, हरितलवक, ये सब जो चीज़ें हैं, गाल्जी बॉय, कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब जो है सब यहाँ पे देख लीजिए। रिक्तिका है, सबका नाम लिखा हुआ है। रिक्तिका इस प्रकार से पाए जा रहे हैं, आप देख पा रहे हो। ये जो केंद्रक, ये हमारे जो परिधि है, परिधि के पास यहाँ पे केंद्रक पाए जा रहे हैं। ठीक है, ये है रिक्तिका, यहाँ पे रिक्तिका पाई जा रही है। और ये सब किनारे किनारे अब सब चीज़ें अलग अलग चीज़ें हैं, इसके बारे में आप नोट कर लीजिएगा बेहतरीन से अपनी बुक में से। इसमें थोड़ा साफ नहीं दिखाई दे रहा तो अपनी बुक का इस्तेमाल यहाँ पे करिएगा। इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।